हिंदुस्तान में 90% से अधिक आबादी ऐसी है जिसके लिए 500 रुपये बहुत मायने रखते हैं। 500 का एक नोट अगर उनके पास रहे तो वो चैन से सो सकते हैं कि अगले दिन खाने के लिए है। 10% लोग ही ऐसे हैं जो बहुत आराम से जीते हैं। कुछ लोगों के लिए नोट बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। जैसे अडानी अंबानी के बारे में एक मजाक चलता है कि इनके जेब से अगर 2000 रुपये का एक नोट भी गिर जाए तो वो झुक के उसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि उठाने में जितना समय लगेगा उतनी देर में वे ऐसे हजारों नोट कमा लेते हैं। लेकिन ये तो कुछ चुनिंदा लोगों की बात है। बाकी सारे लोगों के लिए 500 रुपये बहुत मायने रखते हैं। एक मजदूर मनरेगा में जाकर तपती धूप में या बारिश के भीतर या कड़कड़ाती ठंड में शायद 2 दिन मजदूरी करते हैं, तब जाके उनको 500 रुपये नसीब होते हैं। तो ऐसे देश में अगर एकाएक ये पता लगे कि सरकार के अपने ही हिसाब किताब में एकदम से 250 करोड़ नोट गायब मिल रहे हैं, उनका हिसाब नहीं मिल रहा है। 500 रुपये के 250 करोड़ नोट, ये करीब करीब इतना होता है कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी को ये एक एक नोट मिल जाए, उसके बावजूद 30-40 करोड़ नोट बचे ही रहेंगे। सबको, अंबानी अडानी ऐसे लोगों को भी एक एक नोट मिल जाए तो भी नोट बचे ही रहेंगे। इतनी है ये संख्या। मुझको गिनने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं कागज़ लेकर आपके सामने हूँ। मुझको इतनी संख्याएं याद नहीं रहती। अब ये खबर बतलाती है कि 88,000 करोड़ रुपए दाम के नोट, इनका हिसाब नहीं मिल रहा है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि ये खबर मुझको कैसे मिली। मेरे एक पुराने सहयोगी हैं, पत्रकार साथी हैं, निधीश त्यागी। वो अपने कुछ दोस्तों को हर दिन के कुछ चुनिंदा समाचार और कुछ विचार, कभी कार्टून भी, इसके लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप पे। जो उनको अच्छा लगता है वो भेजते हैं, तो मैं उनके भेजे हुए लिंक गंभीरता से देखता हूँ। आज उनका भेजा हुआ एक लिंक मैंने देखा तो वो मुंबई के अखबार द फ्री प्रेस जर्नल की एक खबर थी। जो खबर ये बतलाती है कि सरकारी प्रिंटिंग प्रेस जो हैं, इनको सिक्योरिटी प्रेस कहा जाता है। ये ऑर्डिनरी प्रेस नहीं रहते। ये बड़ी ऊंची सुरक्षा व्यवस्था में ये प्रेस काम करते हैं। इनमें नोट या डाक टिकट या स्टाम्प पेपर, ऐसी नाजुक चीज़ें, अति महत्वपूर्ण चीज़ें ही छापी जाती हैं। तो यहाँ से 3 प्रिंटिंग प्रेस हैं ऐसे देश में। एक देवास में है मध्य प्रदेश के, एक नासिक में है महाराष्ट्र के, और एक बेंगलुरु में है कर्नाटक के। तो इन 3 प्रेस से 500 रुपये दाम के जितने नोट छपकर रिजर्व बैंक को गए। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसकी जानकारी मांगी इन तीनों प्रेस से कि आपने आरबीआई को इस पीरियड में, इस महीने से इस साल के इस महीने तक आपने कितने नोट सप्लाई किए हैं। तो वहाँ से उनको जो आंकड़े मिले, उन आंकड़ों को उन्होंने फिर आरबीआई से कुछ जानकारी मांगी। कुछ आरबीआई की एक सालाना रिपोर्ट छपती है जो वेबसाइट पर भी रहती है। उसमें लिखा रहता है कि उनको किस किस प्रेस से कितने नोट मिले, किस दौर में, किस पीरियड में। तो मुंबई के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं मनोरंजन रॉय। ये पहले भी नोटों को लेकर सरकार से कई किस्म की जानकारी मांगकर, आरबीआई से, प्रिंटिंग प्रेस से जानकारी लेकर, इन्होंने पहले भी कुछ तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे और अदालत तक भी गए थे। उसमें से एक मुकदमा अभी चल भी रहा है पिछले आंकड़ों को लेकर। तो मनोरंजन रॉय जाना माना नाम है मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों में। फ्री प्रेस जर्नल की ये रिपोर्ट जो है, ये मनोरंजन रॉय की दी गई जानकारी के आधार पे है। अब मैंने जब सोचा कि मैं मनोरंजन रॉय का पता लगाता हूँ, उनका नंबर हासिल करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, हो सकेगा तो वीडियो इंटरव्यू करता हूँ और तब मैं आपके सामने कैमरे पर आऊँगा। तो उनका नंबर आसानी से मिला नहीं। फिर मैंने मुंबई के अपने एक पुराने पत्रकार दोस्त सुनील मेहरोत्रा, नवभारत टाइम्स में हैं,
उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा कि भाई ये समाचार फ्री प्रेस जर्नल में जिस रिपोर्टर के नाम से है, उन रिपोर्टर का नाम धर्मेश ठक्कर उसमें फ्री प्रेस जर्नल की वेबसाइट पे था, तो क्या धर्मेश ठक्कर का नंबर आपसे मिल जाएगा? तो सुनील ने 1 मिनट के भीतर मुझको वो नंबर भेज दिया। फिर मैंने धर्मेश ठक्कर से बात की, उनको कहा कि मैं फ्री प्रेस को पहले से जानता हूँ, मेरे एक पुराने दोस्त वहाँ पर काम करते थे, दीपक नियोगी, छत्तीसगढ़ से गए थे फ्री प्रेस में। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो कुछ समय से ही यहाँ पर हूँ, मैं बहुत पुरानी बात नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा ये 77 से 80 के बीच की बात है। तो धर्मेश ठक्कर ने कहा मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, मैं बहुत नया नया हूँ। फिर उन्होंने मुझको मनोरंजन रॉय का नंबर दिया। वो नंबर लगा नहीं उनका किसी भी तरह से। फिर मैंने धर्मेश ठक्कर को कहा, तो उन्होंने पता लगा के मुझको बताया कि मनोरंजन रॉय अभी मुंबई के अंधेरी की एक अदालत के भीतर हैं, वो वहाँ से निकलकर मुझको लगाएंगे फ़ोन। मैं ये किस्सा कहानी आपको इसलिए बतला रहा हूँ पूरा, कि आपको पता रहे कि एक समाचार को ढूंढने में कैसी कैसी मेहनत करनी पड़ती है, और कैसे कैसे जो संपर्क हैं पुराने वो काम भी आते हैं, मदद करते हैं तमाम लोग। तो मैं समझ लीजिए शुरू करने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे के भीतर मनोरंजन रॉय से बात कर रहा था, लेकिन उनके इर्द गिर्द मुंबई के ट्रैफिक की बहुत आवाज़ थी। तो जब वो 1 घंटे बाद अपने वकील के पास पहुँचे, उस वक्त उन्होंने इत्मीनान से मुझसे फ़ोन पे बात की। 15-20 मिनट लंबी वो बातचीत है। अभी हम आपको सुनाते हैं टेलीफोन की उनकी बातचीत। वीडियो नहीं हो पाया क्योंकि वो वीडियो वगैरह पे उतना संपर्क करना उनको आता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने टेलीफोन कॉल पे ही उनकी बातचीत रिकॉर्ड की है, और मैं ये देखकर दंग रह गया कि जिन आंकड़ों को मैं कागज़ देखकर भी आपको ठीक से नहीं बता पाऊँगा, वो सारे आंकड़े मनोरंजन रॉय धारा प्रवाह जैसे कोई पंडित श्लोक पढ़ रहा हो अपनी ज़िंदगी में 10,000वीं बार, ऐसा मनोरंजन रॉय मिलियन, करोड़ों, दशमलव तक की संख्या इसमें गिनाए चले जा रहे थे। मैं वो सुन के भी हैरान रह रहा था। आंकड़े मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहे थे क्योंकि मैं उतना समझता नहीं हूँ, लेकिन इतने आंकड़े मेरे लिए ज़रूर मायने रख रहे थे कि मनोरंजन रॉय ने इन तीनों प्रेस से जो जानकारी निकाली है नोटों के डिस्पैच की आरबीआई के लिए, और आरबीआई में कितने नोट पहुँचे इसकी जो जानकारी निकाली है, उसमें 176 करोड़ नोट गायब दिख रहे हैं उनके आंकड़ों में, जिनका दाम 88,000 करोड़ रुपए से अधिक है। तो ये दिलचस्प आंकड़ा था ये मेरे लिए। और चूंकि फ्री प्रेस जर्नल के रिपोर्टर ने आरबीआई से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो मुंबई में बैठे हैं, वहाँ के अंग्रेज़ी अखबार के हैं, आरबीआई का मुंबई में दफ्तर भी है, लेकिन उनको आरबीआई की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कोई जवाब नहीं मिला। तो इसलिए मैं आरबीआई तक अलग से कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मेरे सारे के सारे आंकड़े मनोरंजन रॉय के दिए हुए आंकड़े हैं, और वो इन आंकड़ों को लेकर पुख्ता हैं उनके आंकड़े, क्योंकि इनको लेकर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन इसलिए सुनी थी कि ये सारे कागजात को लेकर पहुँचे थे, और इनके कागजात घर में गढ़े हुए नहीं थे, ये कागजात सिक्योरिटी प्रेस के दिए हुए जवाब थे आरटीआई में, आरबीआई की वेबसाइट से निकाले हुए थे, इस तरह के पुख्ता कागज़ थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना था। ये अलग बात है कि नोटबंदी को लेकर जितनी पिटीशन देश में लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको अभी खारिज कर दिया कुछ अर्सा पहले। लेकिन संख्या की गड़बड़ी की एक पुरानी पिटीशन भी मनोरंजन रॉय की बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी चल रही है। अब ये नया मामला उन्होंने निकाला कि नोट रवाना तो हुए, वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो रास्ते में चले कहाँ गए? 3 अलग अलग शहरों से रवाना हुए, दिल्ली तक गए, लेकिन गायब कहाँ हो गए? या तो दिल्ली गए होंगे आरबीआई में, या आरबीआई ने अपनी दूसरी शाखाओं में भेजे होंगे, रास्ते में कहीं गायब हो गए, ऐसा इन 2 कागज़ों से लग रहा है।
मैं पुख्ता जानकारी नहीं बता सकता कि ये सच में गायब हुए हैं कि कागज़ों में दिख रहे हैं, लेकिन कागज़ों में इतनी जानकारी कम नहीं है। मैंने जब मनोरंजन राय से बात की तो उन्होंने इन नोटों के अलावा कुछ और शक भी जाहिर किए हैं, लेकिन इनको हमको उन्हीं की आवाज़ में सुनना चाहिए। मैं आपको कॉल सुनाता हूं कि मनोरंजन राय ने क्या कहा। मैं ये एक समाचार मुंबई के फ्री प्रेस जर्नल में देख रहा था कि 500 रुपए के नोट को लेकर आपने जिस तरह से आरबीआई और नासिक के सिक्योरिटी प्रेस इन सब से जो जानकारी निकाली आरटीआई में, और उससे एक बहुत बड़ा फासला दिखाई पड़ता है कि जो नोट छपे हैं और जो आरटीआई को मिले हैं। तो ये क्या मामला है, आप मुझको समझा सकते हैं जरा? नासिक प्रिंटिंग प्रेस से 2015-16 की जो नोट उन्होंने प्रिंट किया था, अप्रैल टू दिसंबर का जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, उसके बाद फिर 2015-16 में जो उन्होंने सप्लाई दिखाया 210 मिलियन है, बराबर है। तो 210 मिलियन जो अप्रैल टू दिसंबर मार्च जो होता है एनुअल रिपोर्ट, उसमें ऑलरेडी रघुराम राजन दी थी उस टाइम, और उसमें सिग्नेचर किसका है वो नोट पे। उसके बाद नासिक 2016-17 में नोट प्रिंट हुआ, न्यू डिजाइन की 500 की नोट, 1662 मिलियन पीसेस। फिर बेंगलोर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो भी प्रिंट करता है, वो 2016-17 में 500 की नोट जो न्यू डिजाइन की उन्होंने भेजा है 5195.65 मिलियन पीसेस। देवास जो बैंक नोट प्रेस उन्होंने भी ऐसा ही प्रिंट किया है न्यू डिजाइन को 1953 पीस। तो टोटल आपका होता है 9020.65 मिलियन पीसेस। अब आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है 15-16 की, तो उन्होंने कोई रिपोर्ट दिखाई नहीं जो कहीं से नोट आया क्या नहीं है, वो माइनस हो गया। तो करेंसी नोट प्रेस जो 210 मिलियन जो सप्लाई दिया कहाँ चले गया। सेकेंड नंबर जो है उन्होंने जो 7260 मिलियन पीसेस जो उन्होंने सप्लाई दिखाया, उसमें 9020.65 मिलियन पीसेस की टोटल नंबर ऑफ पीस होता है। तो यहाँ पर आपकी एक आंकड़ा जो है 1760.65 मिलियन पीसेस की आपका डिफरेंस आ गया है। तो ये नोट गया कहाँ? क्या अभी भी ट्रांसपोर्ट में पूरी बाजार में घूम रहे हैं नोट? 2016 में अगर ये हुआ है, 2023 चल रहा है, तो ये नोट कहाँ गया? ये आरटीआई से आने के बाद ही फ्री प्रेस में एक खबर चला है, और ये मैं जो बोल रहा हूँ आरटीआई की रिपोर्ट है, मैं आपकी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसमें एक चीज समझना चाहता हूँ मनोरंजन जी, प्रिंटिंग प्रेसेस में जितना छपा नोट ये आपने आंकड़े निकाले, और आरबीआई को जितना सप्लाई हुआ ये आंकड़े निकाले, तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा फासला है, फर्क है। नहीं तो आपने जो पूछा जो छापाई की जो बात कर रहे हो, छापाई इसमें मेंशन नहीं होगा। प्रोडक्शन और सप्लाई इसमें सिर्फ ओनली सप्लाई देखेंगे। अच्छा, अब आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में भी आप जाएंगे ना, वहाँ सिर्फ सप्लाई की एक टेबल देखेगा करेंसी मैनेजमेंट पे, और एक टेबल और एक देखिएगा डिस्ट्रॉय की टेबल, और एक सर्कुलेशन। मैं यहाँ पर सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली सप्लाई आरबीआई किससे लिया। ठीक, यानी कितना छापा है उसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो सप्लाई किया है आरबीआई को, अब तो सप्लाई जो हुआ है और आरबीआई जो मिलना बतला रहा है, इसके बीच में गैप है क्या? हाँ, उसी के बीच जो छापाई की कभी भी आप नहीं पकड़ने का, इसमें सिर्फ उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो प्रोडक्शन क्या करने के बाद जो उन्होंने सप्लाई देता है, कभी कभी प्रोडक्शन समझ लीजिए 100 बिलियन पीस प्रोडक्शन हुआ और 90 बिलियन सप्लाई दे रहे हैं, तो मुझे 90 बिलियन की कैलकुलेशन करने का, 100 का नहीं, इसमें वो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आपने दो आंकड़े निकाले कि प्रिंटिंग प्रेस ने सप्लाई कितना किया और आरबीआई ने रिसीट कितना दिखाया, उन्होंने कितना लिया है प्रिंटिंग प्रेस से। हाँ, तो दोनों सेम, इसमें फर्क आ रहा है आपके? इसमें फर्क आ रहा है, इसमें फर्क आ रहा है। तो ये फर्क तो बहुत बड़ा आ रहा है, 18,000 करोड़ या ऐसा कितना अमाउंट का फर्क आ रहा है, देख रहा था मैं। नहीं तो सोचने वाली बात है ना, ये आज हमारा देश की हालत क्या हो रहा है, ये तो आप सोचिए। आज मैंने आपको और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूरे दुनिया में एक चलता है जो स्विस बैंक में हमारा इंडियन लोगों की पैसा पहुंच गया है। मैं आज तक कभी खबर देखा नहीं कोई ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। हमारा इंडियन करेंसी जो है अगर स्विस बैंक पे जाता है, क्या इंडियन करेंसी स्विस बैंक में पड़ा है क्या? अगर भारतीय लोगों का स्विस बैंक में अकाउंट है और वहाँ पैसा पहुंचता है, तो वो इंडियन करेंसी में है क्या, डॉलर पे है क्या, यूरो पे, किस में है?
तो इंडियन करेंसी है तो है कहाँ? हाँ। ये कभी क्वेश्चन हमने किसी को रेस करते हुए देखा नहीं हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, मैंने भी नहीं सुना है ऐसा कभी। ये करेंसी वाला आरटीआई से कब से ले रहे हैं जानकारी ना? ये जो करेंसी का जो फर्क है प्रिंटिंग हाँ प्रेस का और हाँ आरटीआई का, हाँ। तो ये जानकारी आपने कब कब से मांगी थी पहली बार? ये तो देखिए मैंने 2010 से स्टार्ट किया था। हाँ। उसके बाद हमने नोट बंद के पहले भी मैंने एक पीआईएल किया था। उसके 2013 में लीड खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी था। तभी हमारा रघुराम राजन जी जो गवर्नर बनी थी तभी उन्होंने आईएमएफ का डायरेक्टर था। 2013 में हमारा खबर छापने के बाद रघुराम राजन जी को लाया था। हाँ। और यहाँ मुझे कुछ मीडिया की तरफ से पता चला जो उन्होंने बोला रॉय का जो चीज है वो हमें समय लगेगा लेकिन हाँ। कुछ ना कुछ है गड़बड़। हाँ। इतना बड़ा आंकड़ा अगर कुछ फर्क है तो कुछ ना कुछ कहीं ना गड़बड़ है। हाँ। तो मुझे इंक्वायरी करना जांच लेना बहुत जरूरी है। ये मुझे किसी के जरिए से पता चला। उसके बाद में 2015 में मैंने पीआईएल किया था। पीआईएल में हमें जज ने बोला है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। और मैं पीएम को पार्टी, पीएम ऑफिस को पार्टी बनाया था, फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस को पार्टी बनाया था और वित्त मंत्री होम अफेयर को पार्टी बनाया था। बट मैं किसी को इंडिविजुअल टारगेट करके मैंने पार्टी किसी को नहीं बनाया था। अच्छा। तो उसमें जज ने बोला ये 3 को अगर आप रखोगे तो आपको 10 लाख डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है अगर ऐसा बात है तो मैं रखने के लिए तैयार है। उसके बाद भी जज ने तीनों पार्टी का नाम डिलीट कर देता है और एक एफिडेविट आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो करेंसी की कोई भी घोटाला अगर होता है वो प्राइम मिनिस्टर व फाइनेंस मिनिस्टर व होम अफेयर जिम्मेदारी नहीं होता है, ओनली फॉर आरबीआई होता है। और मेरे मैटर जब चल रहा था उसके बाद फिर बेंच चेंज हो जाता है। बेंच पे मैंने एडवोकेट जब चेंज किया फिर जज ने क्या किया हमारे ऊपर 1 लाख की डिपॉजिट रखा जबरदस्ती और हमें परेशान करने के लिए। तो मैंने पूछा भाई अगर एडवोकेट हम चेंज करता तो इसमें हमें डिपॉजिट क्यों रखना पड़ेगा? नहीं बोला रखना पड़ेगा। तो मैंने 1 लाख रुपया वो भी कराया कैसा भी करके। उसके बाद पिटीशन मेरी डिसमिस होता है। उसके जस्ट 2 महीने के बाद डिमोनेटाइजेशन का ऑर्डर हो जाता है। अब डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ उसका कारण क्या था? जब एवरी 5 ईयर में क्या 6 ईयर में हमारा इंडियन की करेंसी की न्यू डिजाइन बनता है। बिल्कुल। और तो फिर हमें जरूरत क्या डिमोनेटाइजेशन करना एवरी 5 ईयर? और 69 बिलियन की तो आपकी सर्कुलेशन था, वो तो ऑलरेडी सर्कुलेशन पे है। तो अनकाउंटेड मनी कहाँ से हो गया आपका? तो ये जो सवाल है ये अभी फिर नया एक उठ के आ गया 15-16 पे। अब जब डिमोनेटाइजेशन हो गया उसके बाद आपने न्यू डिजाइन चालू किया, इसमें भी बड़ा घोटाला आ गया। वो क्या? तो फिर क्या आप दोबारा डिमोनेटाइजेशन करोगे? पब्लिक को, जनता को रास्ता में खड़ा करोगे? मैं एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। 1993 में क्या 94 में 500 की नोट स्टार्ट हुआ। उसका मेमोरेंडम बना। फिर 2000 में आपकी 1000 की नोट आया। उसमें आपकी न्यू फैमिली मेंबर करके आ गया, 1000 की नोट इंक्लूडिंग हो गया। 2000 की नोट की आपकी न्यू फैमिली करके नहीं आया, न्यू डिजाइन करके आया। उसके बाद 15 कम से कम अब 16 में डिमोनेटाइजेशन होता है। मैं अगर 2000 से लेकर 16 के बीच अगर हम पकड़ता हूँ तो 16 साल में कितना नोट का गड़बड़ी हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ और कितने एक्सेस अमाउंट आ गया। और आपने एक साल में आपका होगा 1760.65 मिलियन डिफरेंस। तो बहुत बड़ा हाईजैक हो रहा है। ये जो फर्क आप बता रहे हैं ये डिमोनेटाइजेशन वाला बतला रहे हैं फिगर या अभी के नोटों का बतला रहे हैं? ये जो 1760.65 मिलियन जो है न्यू डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। तो इतना बड़ा हाईजैक एक साल में, तो कोई ना कोई मास्टरमाइंड तो होगा हमारा ये काम करने वाला। और वो हमारा देश का ही आदमी। ये कौन है वो आदमी? जी ये बतलाइए मुझको कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो बैंक में डिपॉजिट हुए थे नोट, क्या वो सर्कुलेशन में जितने नोट थे उससे ज्यादा डिपॉजिट हो गए थे? यस, 1.16 लाख करोड़ एक्सेस अमाउंट आ गया था, जिसकी वजह से मेरी बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन चालू है। और वो पिटीशन की एडवोकेट ये करने वाला शशिकांत चौधरी, एफआईआर होने वाला शशिकांत चौधरी, जो हमारा पेंडिंग है अभी तक। और मैंने डिमोनेटाइजेशन जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मैंने आईए लगाया था एंड मोमेंट पे, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। और जज सुनने के बाद जज ने क्या बोला है, जो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा दरवाजा खुला है। अच्छा। क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप बॉम्बे हाईकोर्ट में रेड क्रिमिनल चालू है और पिटीशन जब तक खत्म नहीं होगा, और नहीं तो आप एक फ्रेश पिटीशन फाइल कर सकते हो, आप इसमें आईए नहीं हो सकते। तो आईए को आप ड्रॉ कीजिए। तो हमने पिटीशन को ड्रॉ कर लिया, जिसमें स्टोरी भी आया। तो उन्होंने बोला आप अकेला आप रेड पिटीशन, आप फ्रेश पिटीशन कर सकते हो, और बॉम्बे हाईकोर्ट में जो चालू है वो आप उसको भी आप ये कर सकते हो, हम ऑर्डर कर रहा हूँ। तो हमारा पिटीशन अभी भी क्रिमिनल रेड चालू है। अच्छा। 2018 का पिटीशन कि ये जितने नोट सर्कुलेशन में थे उससे ज्यादा कैसे डिपॉजिट हो गए? कैसे डिपॉजिट हुआ?
उसके पेपर्स हैं आपके पास पूरे? हमारे पास सब है ना, क्रिमिनल रेट चालू है ना हमारे पास। तो वो इतने समय में भी सेटल नहीं हो पाया अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट में? नहीं, लॉकडाउन हो गया था उस टाइम। क्या हो गया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो का हमने पार्टी बनाया था, तो उन्होंने बोला है कि इनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने पूछा किसका करेगा, तो गवर्नमेंट का करेगा, तो आरबीआई को पार्टी बनाओ। तो अच्छा। हाईकोर्ट के ऑर्डर था आरबीआई को पार्टी बनाओ। जैसे कि आरबीआई को पार्टी बनाने के लिए 2 दिन क्या 3 दिन पहले ऑर्डर को, और मैंने सर्विस भी दे दिया है, पार्टी बना के सर्विस भी अमेंडमेंट करके सर्विस भी दे दिया। उसके बाद जस्ट लॉकडाउन हो जाता है। तो अच्छा। लॉकडाउन होने के बाद अभी जो पीरियड है, कभी बंद कभी छुट्टी कभी कोविड आ जाता है, इसलिए मैंने मैटर को आगे नहीं कर रहा हूँ। फिर बंद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो मैटर में डिस्टर्ब होगा। अच्छा। अब मैं मंडे को उसको मूव करने के लिए एडवोकेट को बोल रहा हूँ। और ये जो नया मामला आपने निकाला है ढूंढ कर कि ये नोटों की सप्लाई और रिसीट में जो इतना बड़ा फर्क आ रहा है, ये अभी नया कंक्लूजन है आपका, इसको लेके कोर्ट आप नहीं गए हैं अभी? अभी फिलहाल इसमें मैंने डिसाइड नहीं किया कोर्ट में जाऊंगा क्या नहीं, लेकिन बट एक कंप्लेन इन्वेस्टिगेशन का तो मैं डिमांड रखूंगा ही। ईडी को भी रखेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर को भी करेंगे, और होम सेक्रेटरी को भी करेंगे, आरबीआई के गवर्नर को भी करेंगे। क्योंकि जब भी ईडी अगर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कहीं भी रेड करता है, किसी के पास 20 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ मिलता है, एकदम न्यू करेंसी नोट और कड़क नोट और थपकी मिलते हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है, कौन देने वाला वो लोग, उसको तो ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा सीरियल नंबर से है। कौन व्यक्ति है जो तुम्हारे पास इतनी नोट आ जाता है? बिल्कुल, वो भी स्टॉक में। आज अगर मैं कहीं इंटीरियर का काम कराने को जाऊंगा, बड़े आदमी अगर 2 करोड़ का मैं इंटीरियर का कोटेशन दूंगा, तो मुझे 50 कम से कम 1 करोड़ हमको कैश देगा, और घर में 20 50 लाख पड़ा रहता है। तो हमारा हिंदुस्तान में जो आरबीआई प्रिंट करता है नोट, ये पब्लिक में सर्कुलेशन के लिए, इकोनॉमिक को स्ट्रांग करने के लिए, ना ही किसके घर में जमा करने के लिए। ये गोदाम जैसा बना लेते हैं, नोट का गोदाम बना लेते हैं। आप मजाक कर रहे हो क्या देश में? और बोलता हूँ मैं बहुत बड़ी बिग आदमी हूँ। ये नोट को सर्कुलेशन में आना चाहिए, जो हमारे इकोनॉमी देश की स्ट्रांग हो, उसको सर्कुलेशन जितना करेगा हमारा इकोनॉमिक बढ़ेगा। बात आपने क्या कर रहे हो, घर में जमा रख रहे हो, स्टॉक रख रहे हो, स्टॉक रखने के लिए नोट्स प्रिंट होता है क्या? तो मनोरंजन, एक बात मुझको बताइए, ये इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, आरटीआई से लगातार जानकारी निकाल रहे हैं, कभी आपके ऊपर कोई प्रेशर आया क्या गवर्नमेंट का कि क्यों कर रहे हो? प्रेशर आया ना, बहुत प्रेशर था, माइंड डिस्टर्ब था। अभी इसके बाद भी हो सकता है इस मैटर में हमें ज्यादा प्रेशर डाले, क्योंकि ये तेलगी अब्दुल कलीम जैसा स्टैम्प घोटाला का जो हुआ था, वो हिसाब विकास है इसमें। मास्टरमाइंड वो भी बन गया था ना। बन गया था बहुत। तो ये भी तो हो सकता है इसमें भी कोई मास्टरमाइंड हो। क्यों नहीं हो सकता? हम कैसा बोल सकते, लेकिन डाउट तो हो सकता है ना हमारा। तो अभी आरबीआई और प्रिंटिंग प्रेसेस से जितनी जानकारी आपको मिली है, उस हिसाब से आपको एक बड़ा गैप क्लियर दिख रहा है। देखिए, 3 के जगह पे 9 हो गया, 6 के जगह पे 9 हो गया, समझ में आता है। टाइपिंग एरर हो गया, बाय मिस्टेक हुआ, बट अब 2 चीज को इतनी बड़ी फिगर में आप बोल नहीं सकते जो गलत है। बराबर है जी, बिल्कुल सही होगा तभी तो इन्फॉर्मेशन दिया आगे वाला। मैं आपको और एक क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अगर वो बोलता है कॉन्फिडेंशियल, अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी जब एनुअल रिपोर्ट बनता है, क्या ऑडिट होता है, तो वो चीज कॉन्फिडेंस कहाँ से हो गया है? एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑडिट कब होता है? पेपर को देख के ही होता है ना। तो फिर अगर वही एनुअल रिपोर्ट का हम आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, तो आप बोलोगे मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी बिजनेस की नुकसान होगा। ये कौन सा हिसाब हो गया? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। इसका मतलब आपका एनुअल रिपोर्ट झूठा बन रहा है, जो कुछ डॉक्यूमेंट आप छुपा रहे हो। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल आपका सही है, तो आपको डॉक्यूमेंट देने में दिक्कत क्या है? ठीक बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं हूँ। आप मेरे को अकाउंट नंबर मांगो, मैं देने में क्या है, लेके जाओ, क्या लेना है, जो भी इंक्वायरी लेना ले लो। ये बतलाइए मनोरंजन कि आपका दूसरा काम क्या है, आप अपना काम चलाते कैसे हैं, आपका बिजनेस? देखिए, मैं एक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइन का पेशा, मतलब एक डिजाइनर हूँ मैं। लेकिन ये मैंने काफी सालों से बंद करके रख दिया है, क्योंकि मैं इंटीरियर का सारा काम करता था। क्योंकि इसमें जो पैसा के हेरा फेरी लोन जब मालूम पड़ा हमको, तो मेरे को गलत काम पसंद नहीं है, ये काम बंद कर दिया। फिर मैंने लीगल ये चीज पकड़ा, जब किसी को कोई मुसीबत हो, किसी को कोई कंप्लेंट बना, कोर्ट में कोई फाइलिंग करना, भाई उसमें हम 2 पैसा कमा लेके हमारा घर चला लेंगे। अच्छा, हमको गलत काम करके कोई काम ही नहीं करना, क्योंकि मैं वो गलत आदमी ही नहीं हूँ, गलत काम में जाता नहीं हूँ, हमको इंटरेस्ट ही नहीं हो सब चीज में। तो अभी आप अपना काम चलाते कैसे हैं?
चला लेता हूँ, उसमें क्या है। अच्छा। मैंने आपको पूछ रहा हूँ, 100 गॉनफीट एक दिन में काम करने वाला इंसान हूँ। हाँ 100 गॉनफीट जो लकड़ी होता है ना, हाँ 100 हाँ गॉनफीट एक ट्रक माल एक दिन में काम करने वाला मैं आदमी हूँ, जो 10 आदमी काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वो मेरे को काम का टेंशन नहीं होता है, छोटा सा माइंड है, मैं कर लेता हूँ, बस छोटे ठीक मोटे ठीक काम कर लेता हूँ। ठीक है, ओके सर, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक मनोरंजन। यू। अभी आपने सुना कि मनोरंजन रॉय ने इस बारे में क्या कहा। उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है, आंकड़ों के फ़र्क को बड़ा साफ साफ गिनाया है। उन्होंने ये शक भी जाहिर किया कि तेलगी के समय, जो आपको ध्यान होगा, एक तेलगी का स्टाम्प घोटाला हुआ था इस देश में, बड़ा छपा था, हजारों करोड़ रुपए के फर्जी स्टाम्प छाप के उसने बेच खाए थे बाज़ारों में, और मकानों की रजिस्ट्री, ज़मीन की रजिस्ट्री, कंपनियों के कामकाज में जगह जगह वो स्टाम्प पेपर यूज़ हो रहे थे। उस समय उतनी डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक एक पन्ने का हिसाब किताब ऑनलाइन देखा नहीं जा सकता था, तो एक बड़ा घोटाला हुआ था। लेकिन मैं अभी मनोरंजन रॉय की फेसबुक पेज को जब देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ साल पहले इन्होंने इन्हीं सिक्योरिटी प्रेसेस से छपे हुए स्टाम्प पेपर, ये नासिक में शायद ज़्यादा छपते हैं, वहाँ से छपे हुए ऐसे स्टाम्प पेपर का हिसाब किताब निकाला, तो पता लगा कि प्रिंटिंग प्रेस ने छापे बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई कम हुए हैं, और जो गैप है वो स्टॉक में नहीं है उतना। आप समझ रहे हैं ना कि 100 छापे, 75 सप्लाई किए, तो स्टॉक में 25 बचना था, लेकिन वहाँ पे 5 बच रहे हैं या 10 बच रहे हैं। तो उनका शक है, मनोरंजन का ये शक है कि ये स्टाम्प पेपर ब्लैक मार्केट में बिक कर एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह चल रहे हैं और सरकार के टैक्स को, रेवेन्यू को चूना लग रहा है, ये उनका कहना है। उनके दिए हुए ये आंकड़े देश के प्रमुख अखबारों में छपे हुए मुझको दिख रहे हैं। अब कुल मिलाकर हालत ये है कि सरकार ज़्यादा जानकारी देना नहीं चाहती है। नोटबंदी को लेकर लोगों ने जितने किस्म की जानकारी सरकार से मांगी थी कि नोटबंदी की लागत क्या आई, आपने नोट छापने के लिए खर्च कितना किया था, नोटबंदी के बाद नोट वापस कितने निकले, तो एक आंकड़ा ये भी बतलाता है कि सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक जितने नोट बाजार में चलन में थे नोटबंदी के समय, उससे ज़्यादा नोट लौट गए थे। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जो नकली नोट बाजार में चल रहे थे, वो नकली नोट भी लोगों ने नोटों की अदला बदली के दौर में, नोटबंदी के बाद, उनको भी बैंकों में खपा दिया था। बैंक के कर्मचारियों को ये मालूम था कि आगे इतने नोटों को कोई गिनने वाले नहीं है, ये नोट जो हैं नष्ट होने वाले हैं, इसलिए शायद उन्होंने भी कुछ लापरवाही से वो नोट लिए होंगे। उनको ओवर टाइम करना पड़ रहा था, नोटों के बदबू से वो बीमार हो रहे थे, इतने नोट आ रहे थे, नोट गिनने की मशीनें जल रही थी, इतने नोट आ रहे थे। तो मैं उनको कोई तोहमत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सरकार साफ साफ सामने नहीं आई। सरकार ने कभी इस बात को नहीं बताया कि नोटबंदी की लागत क्या थी, नोटबंदी पे उसके बाद नोट कितने वापस लौटे, ये जितने नोट प्रचलन में सरकार बताती थी उससे ज़्यादा अगर लौटे तो वो कैसे आ गए, क्या नकली नोटों की शिनाख्त करने की कोई कोशिश की गई या वो मुमकिन नहीं थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं नोटबंदी की उस पुरानी बात को लेके अब बहुत ज़्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहता कि हमने तकलीफ़ का वो दौर देखा है, हमने बेरोज़गारी, बेकारी, कारोबार के ठप्प हो जाने का वो दौर देखा है, हमने एटीएम की कतार में खड़े खड़े मर जाने वाले लोगों की मौतों को देखा है। तो देश का इतिहास पूरी नोटबंदी को एक बड़े ही नाकामयाब फैसले के रूप में दर्ज करता है। आज सरकार के हिमायती लोग इस बात को ज़ोर शोर से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ सारी पिटीशनें खारिज कर दी हैं। ये बात सही है, लेकिन वो पिटीशनें प्रक्रिया की थी कि सरकार ने प्रक्रिया का पालन किया था कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरकार ने प्रक्रिया का पालन तो किया था, लेकिन केस की मेरिट क्या है, केस से नफ़ा नुकसान क्या हुआ, केस की ज़रूरत थी कि नहीं थी, ये सरकार के हक की बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने उसमें झांका भी नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट से नोटबंदी की सारी पिटीशन खारिज हो जाने का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि सरकार का वो फैसला सही था। उसका कुल जमा इतना ही मतलब है कि सरकार ने प्रक्रिया का पालन किया था। तो मैं अब इस बात को ख़त्म करना चाह रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे। मनोरंजन ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे मामले निकाले हैं, बहुत सारे मामलों को लेकर वो लगातार अदालत में लड़ते हैं। आरटीआई को लेके क्या क्या हो सकता है ये उन्होंने एक मिसाल दिखाई है। और उनका एक सवाल जो आपने सुना कि छापे पड़ते हैं, उसमें जो नोट बरामद होते हैं वो कहाँ से आते हैं, इतने इतने नोट, इतना बड़ा स्टॉक कहाँ से आता है, नए नए नोटों के बंडल मिलते हैं, उनको भी ट्रेस क्यों नहीं किया जाता कि ये किस बैंक से निकल के आए हैं, किस खाते के हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों नहीं किया जाता ट्रेस। ऐसे उनके मन में कई सवाल हैं, मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी होंगे। संख्या इतनी बड़ी है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाता, आप भी शायद नहीं सोच पाएंगे। और जो लोग इसके बारे में सच में सोचते हैं वो खरबपति लोग इसको देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो इसको देखेंगे तो कमाएंगे कब। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं। मनोरंजन ने एक सवाल और उठाया है कि जो लोग स्विस बैंकों में जाके पैसा जमा करते हैं वहाँ कैसे जमा करते हैं, क्या वो इंडियन रुपीस को जमा करते हैं, यहाँ के नोट रहते हैं कि कौन से रहते हैं। हिंदुस्तान की इस सरकार के आने के पहले से रामदेव से लेके सरकार के भाजपा के लोगों तक ने बड़े बड़े वायदे किए थे कि स्विस बैंकों का पैसा वापस आएगा और हर एक को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। रामदेव का कहा हुआ तो आपको याद होगा, वो भगवा पहनते हैं, दाढ़ी वाले हैं, साधु सन्यासी जैसे दिखते हैं, बाबा कहलाते हैं, तो उनकी बातों को पूरा देश बड़ी गंभीरता से लेता है। तो उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया वापस मिलेगा, डॉलर 30-40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल डीजल 35 रुपए में मिलेगा। आज पेट्रोल डीजल 100 में है, डॉलर 80 में है। 15 लाख रुपए के बारे में अमित शाह बोल चुके हैं कि वो एक जुमला था। तो खैर, अब उन सब बातों को क्या याद करना, सब बात आई गई हो गई, सरकार के 9 साल पूरे होने को हैं। लेकिन ये आंकड़े जो हैं ये बड़े दिलचस्प हैं, इन आंकड़ों को लेके सोचने की ज़रूरत है। सरकार को साफ होकर सामने आने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच ही 250 करोड़ नोट गायब मिल रहे हैं, उनका हिसाब नहीं मिल रहा है। क्या सचमुच ही 88,000 करोड़ रुपए से ऊपर की नगदी गायब हुई है, ये सवाल खड़ा हुआ है। आप इसको सोचिए। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को इसका लिंक भी भेजिएगा, जैसा निधिश त्यागी मुझको भेजते हैं। धन्यवाद।